बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारे पास प्रिमिटिव रूट। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ZN और जो CN है उसके जनरेटर्स की बात की थी कि कितने कितने जनरेटर्स होंगे और हमारे पास कौन कौन से जनरेटर्स होंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे हम चेक करेंगे कि ZN में या CN में टोटल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स कितने हैं। और हमने UN जो है उसे भी डिस्कस किया था कि UN जो है उसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो N के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। और UN जो है वो बाज़ औक़ात हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है और बाज़ औक़ात वो नॉन साइक्लिक होता है। और हमने ये भी बताया था कि अगर N जो है वो 2 हो या 4, यानी 2 या 2 रेज़ टू पावर 2 p रेज़ टू पावर k या 2 इंटू p रेज़ टू पावर k वेयर p इज़ ऑड प्राइम, तो फिर हमने कहा था कि UN जो है वो साइक्लिक होगा, अदरवाइज़ UN जो है वो नॉन साइक्लिक होगा। और अगर UN साइक्लिक होगा तो फिर उसके जनरेटर्स क्या होंगे, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास प्रिमिटिव रूट्स। उससे पहले हमने एक आइलर थ्योरम पढ़ा था, वो क्या था कि अगर A और N रिलेटिवली प्राइम हैं देन A रेज़ टू पावर 5 ऑफ N जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉड N। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर N और A रिलेटिवली प्राइम हैं और फाई ऑफ N हम फाइंड करें जो कि आइलर फाई फंक्शन है, तो A रेज़ टू पावर 5 ऑफ N कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉड N। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फाई ऑफ N से छोटे किसी इंटीजर पर A रेज़ टू पावर वो सम इंटीजर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं हो सकता। इस पर तो होगा, इससे छोटे किसी पर हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हम देखेंगे। यानी A रेज़ टू पावर k इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड N भी हो सकता है, वेयर k इज़ लेस दैन k इन पॉजिटिव इंटीजर है लेस दैन 5 ऑफ N, यानी ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये लीस्ट इंटीजर हो जिसके लिए A रेज़ टू पावर 5 ऑफ N इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड N है। अगर हम डिफ़ाइन करें एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप के अंदर हमने एलिमेंट का ऑर्डर डिफ़ाइन ये किया था कि हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है A रेज़ टू पावर N सच दैट आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो जो हमारे पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड N एट्सेट्रा, इसमें हम एलिमेंट का ऑर्डर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि N कोई भी हमारे पास इंटीजर है ग्रेटर दैन 1 और A और N जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम हैं और कोई हमारे पास k लीस्ट इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A रेज़ टू पावर k इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड N हो, तो हम कहेंगे k जो है वो A का ऑर्डर है। A और N रिलेटिवली प्राइम हो, k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, A रेज़ टू पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड N हो, तो हम कहेंगे कि A का ऑर्डर क्या है, k। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 की पावर में 1 लूँ तो ये कॉन्ग्रुएंट 2 है मॉड 7। ठीक है, अगर मैं इसकी पावर 2 लूँ तो ये 4 बनेगा जो कि मॉड 7 में 4 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इसकी पावर 3 लूँ, 2 की पावर लूँ 3, तो वो है 8। जब मैं 8 को 7 पर डिवाइड करूँगा आंसर आएगा 1 मॉड 7। अगर मैं आइलर फंक्शन देखूँ तो वो क्या था, 2 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, तो 5 ऑफ 7 क्या है, वो 6 है, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। 2 रेज़ टू पावर 6 पर भी आंसर 1 है, 2 रेज़ टू पावर 3 पर भी 1 है। तो ये जो 5 ऑफ N है, 5 ऑफ 7 है जो कि 6 है, वो हमारे पास लीस्ट भी हो सकता है जो कि इस केस में नहीं है। यानी हो सकता है कि हमारे पास 5 ऑफ N जो आए उससे छोटे किसी भी इंटीजर पर A रेज़ टू पावर वो सम इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू 1 ना हो। ठीक है, अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्रिमिटिव रूट क्या है। A और N जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, हमने A का ऑर्डर डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है ना, कि A का जो ऑर्डर है मॉड N में हमारे पास वो क्या है जी, वो एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट कि A रेज़ टू पावर k जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो मॉड N। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव रूट की। अगर A जो है, A और N रिलेटिवली प्राइम है और A का ऑर्डर जो है वो 5 ऑफ N हो, A का ऑर्डर क्या हो, इसे मिटा देता हूँ, लिखता हूँ A इज़ ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ N, A इज़ ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ N।
तो हम कहेंगे कि a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट है, a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट है। हम इसे ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि n का प्रिमिटिव रूट a होगा अगर a रेज़ टू पावर 5 ऑफ n जो है वो कांगुरेंट टू 1 मॉड n हो, यानी इससे छोटे किसी भी इंटीजर पर हमारे पास आंसर 1 ना आए। इससे छोटे किसी भी इंटीजर पर a रेज़ टू पावर k इज़ नॉट कांगुरेंट टू 1 होना चाहिए मॉड n में। a रेज़ टू पावर 5 ऑफ n इज़ कांगुरेंट टू 1 मॉड n, और a रेज़ टू पावर k जो है वो 1 के कांगुरेंट ना हो मॉड n में फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स k जो कि लेस देन है 5 ऑफ n से। तो हम कहेंगे कि a जो है वो उसका प्रिमिटिव रूट है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी थी ना 2 वाली, 2 रेज़ टू पावर 3 पर 1 था और 2 रेज़ टू पावर 6 पर भी 1 था, तो ये 5 ऑफ n है, ये 5 ऑफ 7 है। इससे छोटे एक इंटीजर पर आंसर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 7 का प्रिमिटिव रूट नहीं है, 2 7 का प्रिमिटिव रूट नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 3 की, अगर मैं देखूँ 3 और मेरे पास 7 रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब ये है कि 3 रेज़ टू पावर 6 जो है वो 1 के कांगुरेंट है मॉड 6। ये आइलर्स थ्योरम है। क्या 6 से छोटे किसी नंबर पर आंसर, क्या 6 से छोटे किसी इंटीजर पर हम वो 3 की पावर में रखें तो क्या वो 1 के कांगुरेंट होता है? 3 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 3 के ही कांगुरेंट है। 3 रेज़ टू पावर 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो 9 होगा और वो 2 के कांगुरेंट है। 3 रेज़ टू पावर 3 रखेंगे तो वो है 27। 27 हमारे पास 6 के कांगुरेंट होगा। 3 रेज़ टू पावर अगर 4 लेंगे तो वो 81 है, और 81 जो है वो 4 के कांगुरेंट है। 3 रेज़ टू पावर 5 हो तो 5 पर आएगा हमारे पास 243। 243 जो है वो कांगुरेंट है 5 के, और अगर 3 रेज़ टू पावर 6 हो तो वो है 729, वो कांगुरेंट है 1 के। तो मतलब 6 से छोटे किसी भी इंटीजर पर हमारे पास 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर 6 है, और 6 क्या था, ये 5 ऑफ 7 था। और हमने यही कहा है कि अगर किसी नंबर का जो कि n के साथ रिलेटिवली प्राइम है उसका ऑर्डर 5 ऑफ n हो तो वो उसका प्रिमिटिव रूट होगा। अब हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर n कोई भी इंटीजर है 1 से ग्रेटर, तो n या 2 हो, 2 रेज़ टू पावर 2 हो, p रेज़ टू पावर k हो, या 2p रेज़ टू पावर k हो, तो इन इंटीजर्स के ही प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं। इनके अलावा किसी और का प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करता। एक और थ्योरम हम डिफ़ाइन करते हैं, वो क्या है कि a का जो ऑर्डर है वो k है। a का ऑर्डर क्या है, k, ठीक है। और किसी इंटीजर मॉड n में और a रेज़ टू पावर h जो है वो भी कांगुरेंट है मॉड n के। तो ये कब होगा, जब k जो है वो h को डिवाइड करे, k जो है वो h को डिवाइड करे, k h को डिवाइड करे। इसको मैं देता हूँ मिटा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करना है। हमने कहा है कि a रेज़ टू पावर k, a का ऑर्डर 1 है, a का ऑर्डर k है मॉड n में, और अगर a रेज़ टू पावर h पर भी हमारे पास वो 1 के कांगुरेंट हो तो k जो है वो h को डिवाइड करेगा। आइलर थ्योरम क्या कहता था कि a रेज़ टू पावर 5 ऑफ n वो भी 1 के कांगुरेंट होगा। अब ऑब्वियस है कि a और n रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि k जो है वो h को भी, k जो है वो 5 ऑफ n को भी डिवाइड करेगा। अब ये बात काबिल गौर है, ये ही चीज़ हम यूज़ करेंगे un में जब हम उसके जनरेटर्स निकालेंगे। a रेज़ टू पावर k कांगुरेंट 1 मॉड n, और किसी h पर भी हमारे पास यही हो कि a रेज़ टू पावर h कांगुरेंट टू 1 मॉड n हो, तो k जो है वो h को डिवाइड करेगा। जैसे हमने ग्रुप के अंदर किया था कि अगर a का ऑर्डर n है और किसी k के लिए भी आंसर n हो तो n जो है वो k को डिवाइड करता था। तो सेम यही है, यहाँ पर 5 ऑफ n पर भी 1 था, h पर भी 1 है, और ऑर्डर k है, तो k h को भी डिवाइड करता है, k 5 ऑफ n को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी एलिमेंट का फाइंड करना हो ऑर्डर, किसी एलिमेंट का फाइंड करना हो ऑर्डर, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने 2 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, तो 5 ऑफ 7 क्या है, 5 ऑफ 7 मेरे पास 6 है। अगर मैंने 2 का ऑर्डर फाइंड करना है तो 2 का ऑर्डर 5 ऑफ 7 को डिवाइड करेगा। यही हमने कहा है ना कि a का ऑर्डर k है, तो k जो है वो 5 ऑफ n को डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 ऑफ n पर भी हमारे पास आंसर 1 आता है। 5 a रेज़ टू पावर 5 ऑफ n जो है वो कांगुरेंट टू 1 है मॉड n। 6 के डिवाइज़र क्या है, 1 है, 2 है,
इसके अलावा 3 है और इसके अलावा 6 है। यानी 2 का ऑर्डर या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4। 2 का ऑर्डर 1 नहीं है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ कांगुरेंट टू 2 है मॉड 7, मॉडुलो 7 में। अगर मैं 2, अब मैंने सिर्फ ये पावर्स कंसीडर करूँगा और कोई पावर मैं कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑर्डर इनमें से कोई एक होगा। 2 रेज़ टू पावर 2 करूँ तो वो क्या होगा 4, 2 रेज़ टू पावर 3 करूँ तो वो है 8, वो 1 के कांगुरेंट है। इसका मतलब ये है कि 2 का ऑर्डर 3 है। अब हम चलते हैं UN की तरफ कि UN में हम उसके जनरेटर्स कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि UN का जो ऑर्डर है वो फाई ऑफ n है, यानी UN के अंदर फाई ऑफ n एलिमेंट्स हैं। जैसे हम कंसीडर करते हैं जी Z8, U8, फाई ऑफ 8 क्या है, फाई ऑफ 8 हमारे पास है इज़ इक्वल टू 4, यानी U8 के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, U8 के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि Z8 जो है, 8 जो है ना तो 2 है, ना 2 रेज़ टू पावर 2 है, और ना ही 2 इंटू पी रेज़ टू पावर k है, और ना ही p रेज़ टू पावर k है। तो इसका मतलब ये है कि U8 साइक्लिक नहीं है, U8 साइक्लिक नहीं है। हम कंसीडर करते हैं Z10, Z10 के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, और फाई ऑफ 10 क्या होगा, फाई ऑफ 10 हमारे पास होगा 4। तो इसका मतलब ये है कि U10 के अंदर 1 आएगा, उसके अलावा 3 आएगा, उसके अलावा 7 आएगा, और उसके अलावा 9 आएगा। ठीक है, अब 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, ये 2 है और ये p, 2 इंटू पी रेज़ टू पावर 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि U10 जो है वो साइक्लिक है। अब हमने बताना है कि इसके कितने जनरेटर्स हैं। हमने कहा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर n हो तो उसके नंबर ऑफ़ जनरेटर्स 5, उसके अंदर नंबर ऑफ़ जनरेटर्स 5 ऑफ n होते हैं। इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, इसका 10 था, ये अंडर एडिशन था, इसके जनरेटर्स 4 थे, इसका ऑर्डर 4 है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, 5 ऑफ 4 2 है, तो इसके जनरेटर 2 होंगे। एक और बात बता दूं कि अगर n जो है कोई नंबर है, इंटीजर है, और उसका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है, तो उसके प्रिमिटिव रूट कितने होंगे, 5 ऑफ n। यानी n के ऊपर हम दो दफ़ा आइदर 5 फंक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे 10 था ना, 10 का प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर टोटल कितने होंगे, इसके कितने प्रिमिटिव रूट होंगे, 5 ऑफ 10। और जो उसके प्रिमिटिव रूट होंगे वही UN के जनरेटर्स होंगे, जो उसके n के प्रिमिटिव रूट हैं वही UN के जनरेटर हैं। ये क्या होगा 5 ऑफ 4, और ये हो जाएगा 2। हमने कंसीडर क्या किया है 1, 3, 7 और 9। हमने ये बताना है कि क्या ये इनमें से कौन सा एलिमेंट जनरेटर है। हमने कहा था कि कोई भी एलिमेंट लें, ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो एलिमेंट जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, तो इनमें से जो भी जनरेटर है उसका ऑर्डर 4 होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि 5 ऑफ 10 जो है वो हमारे पास क्या है, वो 4 है, वो क्या है 4। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर 5 ऑफ 10 को डिवाइड करेगा, या एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा। अगर हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मॉडुलो 11 है, सॉरी 10 है, 11 नहीं 10। अब मैं अगर 3 की पावर 2 लूँ, 3 इंटू 3 क्या है 9, मतलब कि 3 का ऑर्डर 2 नहीं है, 3 का ऑर्डर 1 भी नहीं है, तो पीछे क्या बचा कि 3 का ऑर्डर 4 होगा। आप चेक भी कर लें तो 3 का ऑर्डर 4 ही निकलेगा। जैसे सर कहते हैं ना कि पूरा मोहल्ला दुआ करे, तो फिर भी ये रिज़ल्ट, ये हमारे पास इसका ऑर्डर 4 ही होगा। तो 3 की पावर 4 लेंगे तो वो कांगुरेंट टू 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 जनरेटर है, और हमने कहा था कि अगर A जनरेटर है तो A रेज़ टू पावर m भी जनरेटर होगा अगर m और n रिलेटिवली प्राइम हो। यहाँ पर यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n 4 है फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ ऑर्डर 4 है ना। तो 3 की कौन सी पावर 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3। अगर मैं 3 की पावर 3 लूँ तो वो क्या बनता है, 3 की पावर 3 वो है 3 रेज़ टू पावर 3 है 27। 27 मॉड 10 में किसके बराबर है, वो 7 के बराबर है, यानी 3 और 7 इस ग्रुप के 2 जनरेटर्स हैं। सिमिलरली हम एक और ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल ग्रुप, Z11 ले लेते हैं। Z11 में जब मैं 5 ऑफ 11 निकालूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा 10। यानी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 अप टू 10 तक। ठीक है, 11 क्योंकि प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। अब इसके कितने प्रिमिटिव रूट होंगे, वो होंगे 5 ऑफ 11, ये हो जाएगा 5 ऑफ 10 और ये होगा 4। यानी इसके टोटल 4 प्रिमिटिव रूट हैं। इसके टोटल कितने प्रिमिटिव रूट हैं, 4।
अब मैंने इस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है जो 1 से लेकर 10 तक है मॉडुलो 11 में, U11 जिसका नाम है। एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है। हमने कहा था कि कांग्रुएंस में एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो फाई ऑफ n को डिवाइड करता है। फाई ऑफ n जो है यहाँ पर 11 है, तो फाई ऑफ 11 जो है वो 10 है। तो 10 के डिवाइज़र्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है और 5 है और 10 है। 1, 2, 5 और 10। अब मैं बारी बारी चेक करूँगा, जिस एलिमेंट का ऑर्डर 10 होगा वो ग्रुप का जनरेटर है। क्या 2 का ऑर्डर 2 है? 2 रेज़ टू पावर 2 4 है, यानी 2 का ऑर्डर 4 नहीं है। क्या 2 का ऑर्डर 5 है? 2 रेज़ टू पावर 5 जो है वो 32 है, और 32 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है मॉडुलो 11 में? अगर मैं मॉडुलो 11 में 32 को चेक करूँ तो 32 मेरे पास बराबर होगा 10 के बराबर होगा। मतलब कि 2 का ऑर्डर 5 भी नहीं है। अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 10 लूँ तो 2 रेज़ टू पावर 10 क्या है? 2 रेज़ टू पावर 10 मेरे पास है 1024, 1024। इसको अगर मैं मॉडुलो 11 में चेक करूं तो ये कांगुरेंट है 1 के। इसका मतलब ये है कि 2 का ऑर्डर 10 है, तो 2 जो है वो U11 का जनरेटर है। हमने कहा था अगर A जनरेटर है तो A की हर वो पावर जो ग्रुप के ऑर्डर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो वो भी जनरेटर होती है। तो हर वो पावर जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो भी जनरेटर है। तो वो कौन सी पावर्स होंगी? 2 की पावर 1 2 है, हम आगे चेक कर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 7 और 2 की पावर 9। यही हैं जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है ना। तो ये जो एलिमेंट्स बनेंगे वो जनरेटर होंगे। 2 जनरेटर है। 2 रेज़ टू पावर 3 कितना है? 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास 8 है। 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास 8 होगा, और 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। 2 रेज़ टू पावर 7 क्या होगा? ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसे मॉडुलो 11 में चेक करें, ये हमारे पास होगा 7 के इक्वल, ठीक है। और 2 रेज़ टू पावर 9 क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 9 हमारे पास हो जाएगा, ये होगा 6 के इक्वल। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 12। 12 जो है मॉडुलो 11 में 1 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के जनरेटर हैं और ये एक दूसरे के जनरेटर हैं। जनरेटर कह दिया, इन्वर्स है। 2 का इन्वर्स 6 है और 8 का इन्वर्स 7 है, और ये चार जो हैं वो U10 के जनरेटर्स हैं। आगे हमारे पास जो है वो है कोसेट। कोसेट क्या है कि कोई भी ग्रुप G है, H हम उसका कोई सबसेट लेते हैं, G का कोई भी एलिमेंट लें, A बिलोंग्स टू G, ठीक है। उसे H के अगर लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक सेट बन जाएगा हमारे पास AH, और H कहाँ से है? H जो है वो कैपिटल H में से है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लेफ़्ट कोसेट कहेंगे। लेफ़्ट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमाइंड बाय A। क्या कहेंगे? लेफ़्ट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमाइंड बाय A। यानी H हमने कोई सब ग्रुप लिया, G ग्रुप था, G का एक एलिमेंट लिया A, उसे लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो सेट बनेगा, यानी H के तमाम एलिमेंट्स को A से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया सेट बनेगा उसे हम कहेंगे लेफ़्ट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमाइंड बाय A। सिमिलरली राइट कोसेट क्या होगा कि G ग्रुप है, H उसका कोई सब ग्रुप है, एक एलिमेंट लिया A बिलोंग्स टू G। हम हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे बार बार, A जो हमारे पास सेट क्या होगा? H इंटू A सच डैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो ये होगा राइट कोसेट ऑफ H, यानी इस फॉर्म का जो सेट होगा उसे हम कहेंगे राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमाइंड बाय A। अगर कोई भी सेट H हो, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे H के साथ, चाहे लेफ़्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से करें, तो वो इज़ इक्वल टू H ही होगा। आगे हम चेक करेंगे कि हम कोसेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई भी G हमारे पास ग्रुप है और H सब ग्रुप है, हम वो एलिमेंट लेंगे जो G में है और H में नहीं है, G में है और H में
नहीं है, ठीक है, उससे लेफ़्ट या राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कोसेट फॉर्म हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या एच यूनियन ए एच जी के इक्वल है। अगर जी के इक्वल हो तो सिर्फ दो ही कोसेट होंगे, क्योंकि ई इंटू एच एच है, तो ये अपने आप एच जो है वो खुद से एक कोसेट है, लेफ़्ट भी है और राइट भी है। अगर तो ये जी के इक्वल हो तो हमारे कोसेट कंप्लीट हो गए। अगर ये जी के इक्वल ना हो तो हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो जी में तो हो, A1 कह लें, जी में हो लेकिन जो A1 है वो एच यूनियन ए एच में ना हो। फिर हम उस A1 को H से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और कोसेट बन जाएगा। फिर हम H यूनियन AH यूनियन A1H करेंगे। अगर ये इज़ इक्वल टू जी हो तो कोसेट कंप्लीट, जो कि 3 होंगे। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम दोबारा से एक एलिमेंट निकालेंगे जो हमारे पास जी में हो लेकिन इन 3 सेट्स में ना हो। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तब तक ये करते रहेंगे जब तक हमारे पास तमाम कोसेट्स का यूनियन जी नहीं आ जाता, ठीक है। जो कोसेट होते हैं वो हमारे पास सेट की करते हैं पार्टीशन। अगर अंडर एडिशन हम बात करें तो हम एलिमेंट को ऐड करेंगे, जो पहले हमने डिफ़ाइन किया वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। जो कोसेट हैं वो सेट की करते हैं पार्टीशन, यानी जितने भी कोसेट हैं अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो ग्रुप जी बन जाता है, और अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट होगा। एक हम एग्जांपल देखते हैं Z6 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। एक सब ग्रुप लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 2 एंड 4। अब मैं वो एलिमेंट लूँगा जो जी में है, एच में नहीं है। मैं 1 ले लेता हूँ, 1 यहाँ है लेकिन एच में नहीं है। 1 को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 1 3 और 5 हर एलिमेंट में ऐड करेंगे। सिमिलरली अब हम इन दोनों का यूनियन लें तो क्या हमारे पास Z6 बनता है जी। अगर मैं H यूनियन 1 + H करूँ तो ये इज़ इक्वल टू Z6 है। इसका मतलब ये है कि इसके दो कोसेट हैं। कोसेट जो होते हैं या तो वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी AH इज़ इक्वल टू BH होगा, या वो डिसजॉइंट होते हैं, या वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट। यानी या तो उनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती या वो टोटली सेम होते हैं। जैसे हमने अभी पीछे बात की है Z6 की, मैंने अगर मैं 0 के लिए फ़ाइन करता तो वो H था, 1 के लिए फ़ाइन किया तो वो ये आया है। अगर मैं 2 के लिए फ़ाइन करूँगा तो वो H आएगा। अगर मैं 3 के लिए फ़ाइन करूँगा तो वो ये आएगा। अगर मैं 4 के लिए फ़ाइन करूँगा तो H आएगा, और अगर मैं 5 के लिए फ़ाइन करूँगा तो वो अगेन ये आएगा, ठीक है। इसलिए कोसेट जो हैं वो हमारे पास वैसे तो 6 आएंगे, 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमने 2 कंसीडर किए हैं क्योंकि कोसेट जो हैं वो या तो आइडेंटिकल हैं, टोटली सेम हैं, या टोटली डिफरेंट हैं, या तो उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है या वो आइडेंटिकल हैं। ये हमारे पास क्या है, कोसेट। और एक और चीज़, अगर कोई भी एलिमेंट H में हो, ठीक है, हम उसे H के साथ मल्टीप्लाई कर दें या H में ऐड कर दें, डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कौन सा है H पर, तो वो H ही होगा। वो क्या होगा, वो H होगा। अगर एक एलिमेंट H में है, कोई भी एलिमेंट A जो है वो H में है, तो A इंटू H करें तो वो H होगा, A + H करें तो वो भी हमारे पास H ही होगा। अब यहाँ पर देखें 0 जो है वो H में था, 0 को ऐड करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 H में था, 2 को ऐड करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो वैसे सिमिलरली 4 है, 4 को ऐड करेंगे तो इस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इस सेट के अंदर 1 3 5 है, तो मैं 1 इसमें दोबारा से ऐड करूँ, 3 ऐड करूँ तो 3 से भी यही बनेगा, 5 ऐड करूँ तो 5 से भी यही बनेगा।